नमस्कार दोस्तों। हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। आप सभी का टूनिकल संवाद के आज के सेशन में मैं दिग्विजय चिंतावार स्वागत करता हूं। टूनिकल संवाद का आज का ये पहला सेशन है, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। टूनिकल संवाद एक इनिशिएटिव है टूनिकल.com का। टूनिकल.com एक प्लेटफॉर्म है जो भारत और राष्ट्रवाद के प्रति जो इंफॉर्मेशन है, न्यूज़ है, उसको समर्पित है। और ये प्लेटफॉर्म यहाँ ह्यूस्टन यूनाइटेड स्टेट्स से होस्ट हो रहा है। आज का सेशन भी हम होस्ट कर रहे हैं ह्यूस्टन अमेरिका से, और हमारे आदरणीय अतिथि हमारे साथ जुड़े हुए हैं एनसीआर दिल्ली नोएडा से। तो दोस्तों, भारत, हमारा भारत इस दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। और इस सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को चलाने के लिए लगभग 70 साल पहले 300 लोगों ने मिलकर 3 साल तक मेहनत लेकर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये बातें हम सभी को पता है। बट ये क्या हमें ये बात पता है कि 1950 जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लाइव हुआ था, उसके बाद से अब तक इन 70 सालों से लगभग 200 से भी 100 से भी ज्यादा बार इस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई है। टू बी स्पेसिफिक, 104 बार इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया है। और एक बात, हम में से कितने लोगों को पता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो 300 लोगों ने मिलकर बनाया था, जिसको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लीड किया था, और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 60 अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस की पढ़ाई की थी, स्टडी किया था। और उसके बाद इन सभी लोगों ने बहुत मेहनत लेकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन का लगभग 75% हिस्सा ही इस्तेमाल हो पाया। एक सिग्निफिकेंट हिस्सा जो इस कॉन्स्टिट्यूशन का है, ऑलमोस्ट 25%, ये कभी यूज नहीं हुआ है। और इसमें जो आर्टिकल्स है, जो आर्टिकल्स यूज नहीं किए गए, उसको हम डेड आर्टिकल्स भी बोलते हैं। तो एग्जैक्टली क्या है इन डेड आर्टिकल्स में, कौन से है ये आर्टिकल्स, ये क्यों लागू नहीं किए गए, क्या अभी अभी हमें इन्हें लागू करना चाहिए? ये चीजें हमारे सामने कभी आई नहीं है, बहुत बार आती नहीं है। और अगर हम कॉमन मैन के हिसाब से देखें, तो अगर हम इंटरनेट पे भी जाके अगर डिग करते हैं वहां पे, तो हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन सरल तरीके से नहीं मिलती है। तो इसी टॉपिक पे, इसी विषय पे आज हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे पास इंडस्ट्री के एक्सपर्ट अवेलेबल है। अ, इस विषय पे हमें मार्गदर्शन करने के लिए आज हमारे साथ बने हैं द PIL मैन ऑफ इंडिया, सीनियर एडवोकेट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, नेशनल स्पोक्सपर्सन ऑफ बीजेपी, श्री अश्विनी उपाध्याय जी। अश्विनी जी, आज का आपके टोनिका संवाद के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जी, तो दोस्तों, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एक ऐसा टूल है, या फिर मैं बोलूंगा एक ऐसा वेपन है, जो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, ताकि जो हमारी जनता प्रॉब्लम्स, इश्यूज फेस कर रही है, वो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो हम सरकार के सामने ला सके, और उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए उसके ऊपर कुछ कानून बनाया जा सके, कुछ रिजोल्यूशन लाया जा सके। तो हम जब ये PIL फाइल करते हैं और जब वो पास होता है, तो उसका एडवांटेज सीधा सीधा देश की 130 करोड़ जनता को होता है। या फिर अगर मैं अश्विनी जी के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से बोलूं, तो 150 करोड़ जनता को उसका फायदा होता है। और हमारे अश्विनी जी ने आज तक ऐसे 100 से भी ज्यादा पिटिशन, PILs फाइल किए हैं। ओके, और इसमें से कई PILs जो है, जिनका अब ऑलरेडी जो कानून में परिवर्तित हो चुकी है, क्योंकि जो इतनी इंपॉर्टेंट थी, जनता को उसका इतना फायदा होने वाला था, कि ऑलरेडी वो कोर्ट ने और सरकार ने उसको कानून में तब्दील कर दिया है। अगर अभी समय को देखते हुए सारी पिटिशंस के बारे में मैं तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अगर मैं उनको 4 टॉप कैटेगरीज में डिवाइड करूं, तो उनकी पिटिशंस है जनरल जस्टिस के बारे में, उनकी पिटिशंस है गुड गवर्नेंस के बारे में, उनकी पिटिशंस है यूनिटी के बारे में, यूनिटी इन इंडिया, पिटिशंस है, PILs है सनातन धर्म के बारे में। अगर मैं गुड गवर्नेंस की बात करूं, तो अश्विनी जी की पिटिशंस बोलती है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन 100 रुपए के ऊपर है, तो हमने वो करेंसी खारिज करनी चाहिए। अगर 5,000 के ऊपर का ट्रांजैक्शन है, तो वो कैश में नहीं होना चाहिए। 50,000 के ऊपर का है, तो वो हमारे आधार से लिंक होना चाहिए।
उसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट पीआई, जैसे कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड का कैंडिडेट है तो उनको पॉलिटिक्स से डिबार करना चाहिए। दे शुड नॉट बी एबल टू कॉन्टेस्ट इन द पॉलिटिक्स, या फिर वो पीआई रिलेटेड टू पुलिस या फिर सोशल रिफॉर्म्स हो। बहुत इंपॉर्टेंट पीआई अश्विनी जी ने फाइल की है, उनको बहुत अप्लॉड्स भी मिले इसलिए, और इसका हमारी पूरी जनता को फायदा भी हुआ है। अगर मैं जनरल जस्टिस की बात करूं तो ही वाज द फर्स्ट पिटिशनर फॉर द ट्रिपल तलाक पीआईएल, ओके, जो अभी ऑलरेडी कानून बन चुका है। फिर वेदर इट इज पॉलीगामी, हलाला, मुता, मिसार, शरिया कोर्ट, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मिनिमम एज फॉर मैरिज, कॉमन ग्राउंड फॉर डिवोर्स, कॉमन ग्राउंड फॉर एलिमनी, ये सारी पीआईएस अश्विनी जी ने फाइल की है। आपको इसका इंपॉर्टेंस दिखाई देगा जब मैं आपको बोलूंगा कि इनके पीआईएल में इंक्लूडेड है आर्टिकल 35A, आर्टिकल 370, the PILs about deporting Rohingyas and Bangladeshis from Bharat, और PIL about defining minority। इसी के साथ अश्विनी जी ने यूनिफॉर्म एजुकेशन के रिलेटेड भी पीआईएल फाइल की है, और काफी बाकी पीआईएल्स भी है जो सनातन धर्म से रिलेटेड है। तो अगर ये लिस्ट में पूरी पढ़ता जाऊंगा तो शायद आज का जो हमारा 1 आवर का सेशन है वो पूरा इस इंट्रोडक्शन में ही चला जाएगा, तो मैं खुद को यहीं पे रोकता हूँ। दोस्तों, हमारी आगे की टाइमलाइन ऐसी है कि आगे के 35 to 40 मिनट्स अश्विनी जी हमें मार्गदर्शन करेंगे इन डेड आर्टिकल्स के बारे में। ये एग्जैक्टली क्या आर्टिकल्स है, क्यों डेड है, क्यों इनको यूज नहीं किया गया, अभी हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, ओके। और उसके बाद 10 से 15 मिनट हम लेंगे क्वेश्चंस और आंसर्स हमारी ऑडियंस से। तो अश्विनी जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप हमें, हमारी लाइव ऑडियंस को, और इवन जो ऑडियंस हमारा ये रिकॉर्डेड सेशन देखेंगे उनको मार्गदर्शन करें कि एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के डेड आर्टिकल्स क्या है, ये क्यों डेड है, और पिछले 70 सालों में इनमें क्या चेंजेस हुए हैं, अभी हम इनके बारे में क्या कर सकते हैं। ओवर टू अश्विनी जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दिग्विजय जी, आपकी पूरी टीम को, टेक्निकल टीम को, आनंद जी को, और जितने भी फ्रेंड्स अभी सब आप इस टीम में जुड़े हुए हैं और जो लोग लाइव भी देख रहे हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, सबको आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, पहले तो आपने एक शब्द यूज किया, राष्ट्रवाद। मुझे लगता है कि राष्ट्रवाद पे क्लैरिटी होनी जरूरी है। राष्ट्रवाद है क्या? क्या केवल वंदे मातरम, भारत माता की जय कहना राष्ट्रवाद है? जय श्री राम कहना राष्ट्रवाद है? राष्ट्रवाद है क्या? क्योंकि राष्ट्रवाद कहीं डिफाइन नहीं। तो रत्नेश जी और बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं। राष्ट्रवाद का मतलब ये है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट कहती है, जो हमारा प्रियम्बल कहता है, एक विधान, एक संविधान, एक राष्ट्रभाषा, एक राष्ट्रगान, एक शिक्षा, एक चिकित्सा, एक संहिता, एक निषाद। मैं रिपीट करता हूं आप सब लोगों को कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या है, अगर मैं उसको नटसेल जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है। राष्ट्रवाद का मतलब है एक विधान, एक संविधान, एक राष्ट्रभाषा, एक राष्ट्रगान, एक शिक्षा, एक चिकित्सा, एक संहिता, एक निषाद। सवाल यह है कि संविधान बेसिकली, जैसा कि इसको अगर हम हिंदी में इसको 2 पार्ट में करें, संविधान का मतलब है संविधान। सम का मतलब समान और विधान। संविधान का मतलब है वो विधान जो सबके लिए सम हो, उस क्षेत्र में, उस एरिया में, उस देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए जो विधान सम हो, उसको कहते हैं संविधान। मुझे एक तो मैं आशा करता हूं कि जितने भी ऑडियंस हैं इनको हिंदी क्लियर होगी कि सम और विधान। मुझे लगता है इसको दोबारा ट्रांसलेट करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी शायद, ऐसा मुझे लगता है कि, या उसको दोबारा फिर से हिंदी इंग्लिश मिक्स करना पड़ेगा क्या? नहीं जी, अश्विनी जी, हमारी काफी ऑडियंस जुड़ चुके हैं ह्यूस्टन से, लेकिन सभी हिंदी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो मुझे लगता है आपने संविधान का जो मतलब बताया वो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आया है अश्विनी जी। ठीक है, धन्यवाद। तो संविधान, संविधान इज इक्वल टू संविधान। जो विधान सबके लिए बराबर है, सबके लिए कॉमन है, वही है संविधान। दुर्भाग्यवश आजादी के 70 साल के बाद भी हमारे देश में संविधान लागू नहीं हो पाया। आज भी हमारा विधान सबके लिए सम नहीं है। वो कहीं ना कहीं, खास तौर पे रिलीजन के बेस पे कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत हो रही है। वो सबके लिए एक कॉमन नहीं हो पाया, सम नहीं हो गया। इसलिए मैं कहता हूं कि संविधान लागू नहीं। दूसरा विषय यह है कि अगर इसको हम
इसकी पूरी स्पिरिट में जाए, अगर पूरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट क्या है और उसको देखें, तो ऐसे 70% या मैक्सिमम 75% जैसा आपने इंट्रोडक्शन में बताया, उतना ही लागू हुआ है। देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने, देश के भाईचारा को बढ़ाने, खासतौर पे जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वेलिटी से रिलेटेड जितने आर्टिकल्स थे, हमारी सनातन संस्कृति को मजबूत करने वाले जितने आर्टिकल थे, वो कहीं न कहीं छोड़ दिए गए, उन पे कभी चर्चा ही नहीं हुई। पिछले 70 साल में कभी ढंग से चर्चा ही नहीं हुई कि भाई ये आर्टिकल छूटे हुए, पहले इस पर तो बात कर लिया जाए। 125 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो गया, 5 बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया गया, लेकिन जो ओरिजिनल संविधान था वो लागू नहीं हो पाया। ये बहुत ही दुखद है हमारे देश। अब मैं आता हूं इस विषय पे कि भारत में अगर हम प्रियम्बल में जाए संविधान में, तो पहले ओरिजिनल संविधान में सेकुलर वर्ड भी नहीं था, सोशलिस्ट वर्ड नहीं था, लेकिन बाद में जोड़ दिया गया। क्या आज की डेट में वो शब्द जोड़ने से फर्क क्या हुआ? कोई फर्क नहीं हुआ। हमारा देश इनफैक्ट इनहेरेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इनहेरेंट इसमें करेक्टर था सेकुलर का। इसमें इनहेरेंट जो आर्टिकल बने हुए थे ऑलरेडी इसमें सोशलिस्ट, उसको जोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी जबरदस्ती जोड़ दिया गया। अब जोड़ तो दिया गया, लेकिन उसके लिए कुछ किया नहीं गया। आर्टिकल 14 जहां हमारा साफ साफ कहता है जाति धर्म सब लोग समान है, आर्टिकल 15 कहता है जाति धर्म भाषा क्षेत्र के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 कहता है कि सबको समान अवसर मिलेगा। मैं जरा इस 3 आर्टिकल पे खासतौर पे बात करना चाहता हूं। 14 कहता है सब लोग समान है। क्या आज की डेट में सब लोग समान है? नहीं। 15 कहता है जाति धर्म भाषा क्षेत्र प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। क्या ऐसा है? नहीं हो रहा है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने सक्सेसिव गवर्नमेंट ने उसको प्रमोट किया है। आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर मिलेगा। क्या आज की डेट में सबको समान अवसर मिलता है? क्या जो भी आपकी एग्जाम हो रहे हैं, क्या उसमें यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, केरल सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है? क्या नहीं? क्यों नहीं मिलती, मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो ये कि आर्टिकल 15 बहुत साफ साफ जो कह रहा था हमारा कि आप जाति धर्म भाषा क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करोगे, तो क्या जरूरत थी जाति के आधार पर नए कमीशन बनाने की, भाषा के आधार पर नए नए कमीशन बनाने की, आपको रिलीजन के आधार पर एक नया कमीशन बनाने की? मुझे लगता है उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आप एक ऐसी सोसाइटी बनाओ जिसमें जाति धर्म भाषा क्षेत्र का भेदभाव नहीं हो, सब लोग भारतीय बन जाए। लेकिन हमने क्या किया, अलग अलग कमीशन बना के उनको जातियों में बांट दिया। खासतौर पे हमने सनातन धर्म को जातियों में बांटा और बाद में इसमें और भी टुकड़े किए। इसमें से कई ऐसी कम्युनिटीज थी जिसको हमने, जो वास्तव में सनातन धर्म में थे, उसको निकाल के बाहर निकाल दिया, उनको माइनॉरिटी बना दिया, और दूसरी तरफ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को मजबूत किया। उदाहरण के लिए हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट जैन पे भी लागू होता है, हिंदू मैरिज एक्ट सिखों पे भी लागू होता है, हिंदू मैरिज एक्ट बौद्ध पे भी लागू होता है। लेकिन हमने जैन को माइनॉरिटी बना दिया। हमने से मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इसके पहले वाली सरकार, कांग्रेस की सरकार ने सिखों को भी माइनॉरिटी बना दिया, जबकि वो हिंदू मैरिज एक्ट में ही कवर होते हैं। बौद्ध को भी माइनॉरिटी बना दिया, जबकि वो भी हिंदू मैरिज एक्ट में कवर होते हैं। एक तरह से उनका शादी विवाह का मामला तो हिंदू मैरिज एक्ट में आता है, लेकिन उनको निकाल वापस अलग से तोड़ दिया गया। तो पहले जातियों के आधार पर तोड़ा, फिर उसमें कम्युनिटी से जैन को निकाल दिया, सिख को निकाल दिया और बौद्ध को निकाल दिया। ये बेसिकली एक प्री प्लान पूरी टैक्टिक थी कि कैसे सनातन धर्म को कमजोर किया जाए। ये इनकी साजिश। दूसरी बात, किसी भी भारत जैसे देश को अगर आपको यूनाइट करना है, तो सबसे बढ़िया तरीका होता है कि कम से कम कोई एक ऐसी लैंग्वेज हो, कॉमन हो, जो कनेक्टिंग लैंग्वेज बने। 1917 में भरूच में एक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी। सोचिए उस समय, जबकि देश आजाद हुआ नहीं था, आजादी कहीं दिख भी नहीं रही थी। 1917 की बात मैं बता रहा हूँ। उस समय ये डिसाइड हुआ था कि जब हमारा देश आजाद होगा, तो हमारे देश में एक कॉमन एजुकेशन सिस्टम लागू हम करेंगे। कहने का मतलब कि उसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भले अलग अलग होगा। महाराष्ट्र के लोग मराठी में पढ़ेंगे, गुजरात के लोग गुजराती में पढ़ेंगे, बंगाल के लोग बंगाली में पढ़ेंगे, अपना सब लोग अपनी अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें पढ़ेंगे। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रीजनल लैंग्वेज होगी, मदर लैंग्वेज होगी, लेकिन कंटेंट कॉमन होगा। वन नेशन वन एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो 1917 में
बाकायदा उसके लिए एक सेमिनार रखा गया था, कॉन्फ्रेंस रखी गई, पूरा डिस्कशन हुआ, महात्मा गांधी ने वो कॉन्फ्रेंस डिसाइड किया था और उसमें ये रिजोल्यूशन पास हुआ था कि आजादी के बाद जो हमारा भारत बनेगा उसमें कॉमन एजुकेशन सिस्टम होगा, यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम होगा और हिंदी हमारी कनेक्टिंग लैंग्वेज बनेगी। क्योंकि उस समय भी ये उस चर्चा में आया कि चूंकि 80% लोगों को हिंदी आती है, पढ़ना लिखना बोलना, जो 20% लोग नहीं आते उनको थोड़ा सा मिनिमम पढ़ा दिया जाएगा जिससे कनेक्टिंग हो जाए आराम से। अनफॉर्चुनेटली आज भी इंग्लिश कनेक्टिंग लैंग्वेज हो चुकी है। अगर किसी कश्मीर और कन्याकुमारी के 2 बच्चों को आपस में बात करनी है या कच्छ या कामरूप के 2 बच्चों को आपस में बात करनी है तो वो हिंदी इंडियन किसी लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली उनको बाहर की लैंग्वेज यूज करना पड़ता है, इंग्लिश। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की, और ये बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट आज तक लागू नहीं हो पाई। आर्टिकल 25(6) कह रहा था, 25(6) कह रहा था कि सब लोग समान रहेंगे। जिस माइनॉरिटी वाला कॉन्सेप्ट शुरू हुआ कि भाई सबको अपने अपने धर्म को मानने की आजादी होगी, उसके प्रचार प्रसार की आजादी होगी। लेकिन इसमें बहुत साफ साफ लिखा रहा कॉन्स्टिट्यूशन में, सब्जेक्ट टू पब्लिक हेल्थ मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर हेल्थ एंड मोरालिटी। इसका मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे अपने धर्म के प्रचार प्रसार में जो किसी के स्वास्थ्य के खिलाफ हो, जनमानस के खिलाफ हो, पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ हो, इमोरल हो। दुर्भाग्यवश आप देखिए 70 साल बीत गए, 25 और 26 की स्पिरिट में एक जो रिस्ट्रिक्शन ले आना चाहिए था, जो इसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर हेल्थ एंड मोरालिटी, उसकी स्पिरिट में आज हमारे पास एक एंटी कन्वर्जन लॉ नहीं बना। कुछ एक स्टेट्स ने अपने बनाए लेकिन एक एंटी कन्वर्जन लॉ नहीं बना, जबकि 25-26 स्पिरिट यही है। अगर हम उसको पॉजिटिव उसका इंटरप्रिटेशन करें, उसका कंस्ट्रक्टिव और हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन करें आर्टिकल 25(6) की, तो वो यही कहता है कि सबको छूट है लेकिन वो इमोरल नहीं होगा। इमोरल नहीं मतलब आप जबरदस्ती किसी को साम नाम दंड भेद के द्वारा किसी को कन्वर्ट नहीं कराएंगे। वो क्या रहा है कि साम नाम दंड भेद के द्वारा पूर्वांचल में भी कन्वर्जन हो रहा है। अब तो यूपी के कई जिलों में शुरू हो गया, बीच बीच में सुनने में आया था। आपके मध्य प्रदेश के कई जगह पे, छत्तीसगढ़ का जो आदिवासी वाला एरिया है, तो पहले जाति के आधार पे तोड़ा, फिर बाद में सिख को बाहर निकाल दिया, जैन को बाहर निकाल दिया, बौद्ध को बाहर निकाल दिया, और जो बचे हुए हैं उनमें भी कहीं ना कहीं पैसे की लालच, कुछ राशन की लालच, कुछ भी अलग अलग तरीके से करके उनको भी कन्वर्ट कराने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि 25-26 की स्पिरिट जो इफेक्टिवली लागू होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। वो लागू करने का एक ही मतलब है कि भारत में हमारे कठोर एक एंटी कन्वर्जन लॉ बनाना बहुत जरूरी है। एक हमारे देश में आप जरा सोचिए हुआ क्या। पहली बात तो भारत इकलौता देश है पूरी दुनिया में जिसमें जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो समान शिक्षा, समान चिकित्सा, समान नागरिक संहिता की बात करते हैं। दुनिया के सारे और देशों में, इवन डेवलप्ड कंट्रीज में भी, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी होती वो बराबरी चाहती, वो कहती हमको बराबर दर्जा दे दो, हमको बराबर राइट दे दो, इक्वल राइट दे दो, हमें हर इक्वलिटी चाहिए। भारत इकलौता ऐसा देश है जहां पे हिंदू जो बहुसंख्यक है वो कहता है हमको इक्वल राइट चाहिए, हमको बराबर मान लो, हमको अल्पसंख्यकों के बराबर अधिकार दे दो। तो ये अपने आप में यूनिकनेस है। वास्तव में ये है कि आज की डेट में भारत के संविधान में माइनॉरिटी शब्द केवल एक जगह आया है, लेकिन वो भी डिफाइंड नहीं है माइनॉरिटी कौन है। लेकिन अगर इसकी संविधान सभा की डिबेट देखें तो उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है आया क्यों। ये केवल और केवल आया था इसलिए कि आजादी धर्म के आधार पे हुई, पाकिस्तान बढ़ गया धर्म के आधार पे। तो कुछ लोग जो संविधान निर्माता थे उनको लगा कि जो लोग यहाँ बच गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जो गवर्नमेंट बनेगी वो निश्चित रूप से हिंदुओं की गवर्नमेंट बनेगी, हिंदुओं के ही सपोर्ट से बनेगी। और हिंदू गुस्से में है, हिंदू मारे गए हैं, यहाँ पे भी मारे गए हैं, पाकिस्तान में भी मारे गए हैं। ऐसा ना हो कि सरकार बनने के बाद जो यहाँ बचे हुए माइनॉरिटी और खासतौर पर मुस्लिम्स है उनको लोग परेशान करें, उनको अपना त्योहार न मनाने दें, उनको अपना रीति रिवाज का पालन न करने दें, उनको अपना नमाज न पढ़ने दें, उनको अपना जो है ईद न मनाने दें। ये उनके दिमाग में डर था। इसलिए आर्टिकल 30 में ये कहा गया कि जो लोग माइनॉरिटी हैं वो अपने रीति रिवाज को पालन कर सकेंगे, अपनी जो संस्कार है उसको आगे बढ़ा सकेंगे, अपनी शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ा सकेंगे। लेकिन उसको इतना गलत तरीके से इंटरप्रेट किया,
पहली बात तो माइनॉरिटी कौन है डिफाइन नहीं किया, किसी संविधान में तो डिफाइन था ही नहीं, किसी कानून में डिफाइन नहीं किया। एकाएक 1993 में कानून बनाया और कानून बना के बोला ये 5 कम्युनिटी माइनॉरिटी हो गई। और चूंकि गाइडलाइन नहीं बनाई, कोई पैरामीटर नहीं बनाया, उसका नतीजा ये निकला कि लक्षद्वीप में जो 96.5% मुस्लिम्स है वो माइनॉरिटी कहलाते हैं, जो 2% वहां हिंदू बचे हुए हैं वो बेचारे मेजॉरिटी कहलाते हैं। तो उन कायदे से जो 2% हिंदू थे लक्षद्वीप में, उनको माइनॉरिटी का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था, लेकिन माइनॉरिटी का जो राइट मिल रहा है, माइनॉरिटी का जो प्रोटेक्शन मिल रहा है, वो उस कम्युनिटी की मिल रहा है जो 96-97%। यही हालत नागालैंड में है। क्रिश्चियन वहां 90% है, वो माइनॉरिटी कहलाते हैं, हिंदू वहां 8% है, वो मेजॉरिटी कहलाते हैं। सिमिलरली आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट का यही सिचुएशन है, आपके कश्मीर में यही सिचुएशन है, 70%। अब तो डिवाइड हो गया, तो अब वहां मुस्लिम 90% हो चुके हैं कश्मीर में। अब वो माइनॉरिटी कहलाते हैं, जो हिंदू है 4% 5%, वो मेजॉरिटी कहलाते हैं। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और बचा हुआ काम क्या हुआ, 1993 में फिर एक माइनॉरिटी कमीशन भी बना दिया, 2006 में आते आते एक माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बना दिया। मुझे लगता है ये सबसे गलत काम हुआ है देश की एकता और अखंडता के लिए। इसलिए मैं कहता हूं कि अब जरूरत ये आ गई है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, उस पर एक लंबी चर्चा हो। और आप लोगों ने मुझे मौका दिया कम से कम ये बात रखने के लिए, ये बात आप तक जाएगी, आपसे एक एक आदमी अगर 5-5 आदमियों को और बताएगा तो ऐसी चेन बनती चली जाएगी। ये हमें समझने की जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन कहता क्या है और सरकारों ने किया। कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा था कि जाति धर्म भाषा क्षेत्र को खत्म करो, सबको भारतीय बनाओ, लेकिन हमारी सरकारों ने क्या किया, जातियों के आधार पे जातिवाद को गहरा किया, क्षेत्रवाद को गहरा किया, भाषावाद को गहरा किया, और बचा खुसा हुआ काम क्या किया, जो अल्पसंख्यकवाद था उसको पूरी तरीके से गहरा कर दिया। उसके लिए तो बाकायदा एक अलग से मंत्रालय ही बना दिया, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, जबकि 2006 के पहले न केंद्र में कोई अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय था, न राज्य में कोई अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय। अगर हम स्पिरिट पे आए बाद में, बहुत साफ साफ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है कि भाई पूरे देश में गौहत्या पे प्रतिबंध होगा। आर्टिकल 48 कहता है, 47 में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, भारत में नशाबंदी होगी, शराबबंदी होगी। इसका मतलब हमारे संविधान निर्माता एक ऐसा भारत बनाना चाहते थे जो हमारे वेद में, जो हमारे पुराण में लिखा हो, जो वेद पुराण की स्पिरिट है उसी के अनुसार एक भारत बनाना चाहते थे। अदरवाइज गौ हत्या पे प्रतिबंध, शराब पे प्रतिबंध, नशा पे प्रतिबंध, यानी नशा मुक्त भारत, शराब मुक्त भारत, गौ हत्या मुक्त भारत, ये स्पिरिट कहीं ना कहीं वेद से आई है, पुराण से आई। दूसरी बात, मैं इस संविधान को, सेकुलर वर्ड भले आ गया, लेकिन एक्चुअल में देखें तो ये सनातन संस्कृति की स्पिरिट में ये वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। आपको बाइबल में सबका साथ सबका विकास नहीं मिलेगा, बाइबल में सबको बराबर की बात नहीं मिलेगी, आपको कुरान में सबको बराबर की बात नहीं मिलेगी, लेकिन वेदों में मिलती है बात, और वही हमारे संविधान में है। तो कहीं ना कहीं इसकी जो स्पिरिट आई है, जो इसमें चीजें आई हैं, वो हमारे वेदों से ही इफेक्टेड है, और वेद की स्पिरिट में संविधान बना। दुर्भाग्यवश लागू नहीं हुआ, ये अलग बात। भाई आर्टिकल 44 इस संविधान की आत्मा है। आर्टिकल 44 ये कहता है कि किसी की भी बहन बेटी हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी हो, उसके राइट बराबर होंगे, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी, जब तक आर्टिकल 44 लागू नहीं होगा तब तक जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी पूरी हो ही नहीं सकती। आज की डेट में भी हिंदू के लिए हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम के लिए मुस्लिम मैरिज एक्ट, पारसी के लिए पारसी मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन के लिए क्रिश्चियन मैरिज एक्ट। तो किस बात का सेकुलर, जब ये धर्म के आधार पे सब लोग अपने अपने धर्म के आधार पे कानून फॉलो कर रहे हैं, तो फिर आर्टिकल 14 का मतलब क्या रह गया? आर्टिकल 15 जो कहता था किसी से भेदभाव मत करो जाति धर्म भाषा क्षेत्र के आधार पे, उसका मतलब क्या रह गया? आर्टिकल 44 डाला इसीलिए गया था कि सबके लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये हुआ कि सबकी शादी की उम्र बराबर होगी, सबका जो विवाह विच्छेद होगा, डिवोर्स होगा, जो तलाक होगा, उसके ग्राउंड्स कॉमन होंगे, सबका मेंटेनेंस कॉमन होगा, बराबर होगा, मेंटेनेंस सबको बराबर मिलेगा। अभी क्या हो रहा है, मान लीजिए मेरी 4 बेटियां हैं, इसको बहुत मतलब मैं एकदम लेमैन की भाषा में आपको बता, अभी हो क्या रहा है भारत में,
मान लीजिए मेरी 4 बेटियां हैं, उसमें एक बेटी हिंदू से शादी करे, एक बेटी मुस्लिम से शादी करे, एक बेटी पारसी से करे और एक बेटी ईसाई से करे। जब तक वो मेरे साथ में है, शादी नहीं हुई है, तब तक उसके चारों बेटियों के राइट बराबर। लेकिन जैसे ही शादी हो जाएगी, वैसे चारों के राइट चेंज हो जाएंगे। सेकुलरिज्म ये नहीं होता। सेकुलरिज्म ये कहता है शादी के पहले, शादी के बाद उसके राइट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, उसके अधिकार नहीं बदलने चाहिए। लेकिन भारत में ऐसा हो रहा है, जब तक लड़की अपने फादर के घर में है, उसके राइट, 4 बहनें हैं, चारों के बराबर है, लेकिन चारों की शादी अगर हो जाती है, उन चारों के राइट तुरंत बदल जाते हैं। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मैं कहता हूँ आर्टिकल 44 पे लागू करना बहुत जरूरी है। मामला ऑलरेडी कोर्ट में पेंडिंग है और शायद जल्दी, अगर शायद पार्लियामेंट चल रहा होता, शायद इस पे डिस्कस करके उसका जवाब भी आ जाता। आशा करता हूँ जब पार्लियामेंट शुरू होगी तो इस पे चर्चा होगी और जवाब भी आएगा। सिमिलरली आपका आर्टिकल 51 जो फंडामेंटल ड्यूटी की बात, आर्टिकल 50, एक हमारे देश में आर्टिकल 49 भी है संविधान में। 49 कहता है कि देश में जितने भी मोन्यूमेंट्स हैं, जितने भी नेशनल इंपॉर्टेंस के मोन्यूमेंट्स हैं, उनको प्रोटेक्शन करना, उनको संभालना, उनकी देखभाल करना, ये सरकार का दायित्व है। हमने क्या किया, इस आर्टिकल 49 को इंप्लीमेंट करने के केवल और केवल 13वीं या 14वीं शताब्दी के बाद की जो मोन्यूमेंट्स थे, उन्हीं को हमने प्रिजर्व किया, बाकियों को छोड़ दिया। अगर हम देखें तो ऐसे लगता है कि हमारे देश में 12वीं शताब्दी के पहले कुछ था ही नहीं। ऐसे लगता है ये भारत बना केवल 12वीं शताब्दी के बाद या 13वीं शताब्दी के बाद। हमने लाल किला को प्रिजर्व कर लिया, हमने ताजमहल को हेरिटेज बना दिया, कुतुब मीनार को हेरिटेज बना दिया, बुलंद ऐसे ये बना दिया, जबकि हमारे पास दुनिया भर की चीजें थी। हमारे पास राम सेतु है, हजारों साल पुराना, हमने उसको प्रिजर्व नहीं किया, उसमें बल्कि उल्टा और कह दिया कि ये तो राम का कोई महत्व ही नहीं है। इस तरीके से हमारे पास गंगोत्री, यमुनोत्री, हिमालय में बहुत सारे ऐसे स्थान है। आपके उत्तर प्रदेश में चित्रकूट है, ऐसे बहुत सारी जगह। साउथ में क्या बोलते हैं, जहाँ पे भगवान राम का और सुग्रीव का मिलन होता है, जो बेलारी वाला एरिया जिसको किष्किंधा बोलते हैं, वहां पे फिर राम जहां से भगवान राम जहां से गए हैं, वही यूपी, मध्य प्रदेश, चित्रकूट होते हुए वो फिर मध्य प्रदेश से निकले आंध्रा, आंध्रा से निकलते हुए फिर कर्नाटक से होते हुए गए हैं। तो ये पूरा अच्छा खासा रूट है और वहां पे जगह जगह ऐसे स्थान है जो बिल्कुल साइंटिफिक, हिस्टोरिकली प्रूव्ड है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है और वहां एविडेंस भी है। उसको हमने नेशनल मोन्यूमेंट डिक्लेयर नहीं किया। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि हमने केवल संविधान के नाम पे मजाक किया। सरकार तो चलाया लेकिन संविधान को फॉलो नहीं किया। शपथ लिया संविधान की, सांसदों ने शपथ लिया संविधान की, मंत्रियों ने शपथ लिया संविधान की, लेकिन संविधान को लागू नहीं किया। हमारा आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटी कहती है कि हमें हर चीज को साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी रखना है। हमें हर चीज को, अपने रीति रिवाज को साइंटिफिक तरीके से देखना है। आप जरा देखिए भारत में क्या क्या हो रहा है। 3 तलाक चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट में PIL गई, उसके बाद सरकार ने अपना कानून बना दिया, नहीं तो 3 तलाक चलता रहता। हलाला आज भी चल रहा है, मुताह और मिस्यार आज भी चल रहा है, बहुविवाह आज भी चल रहा है, शरिया अदालतें चल रही है हमारे देश में। जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमें प्रत्येक रीति रिवाज को, अपने सभी चीजों को साइंटिफिक तरीके से देखने की जरूरत है, उसको लॉजिकल तरीके से देखने की जरूरत है कि ये ठीक है कि नहीं है, आज के परिप्रेक्ष्य में ठीक है कि नहीं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो शायद बहुत कभी चर्चा भी नहीं होती है, हमारे देश में व्यवस्था किया गया कि जिस तरीके से IAS और IPS अपॉइंट किए जाते हैं, कॉमन एग्जाम होता है ऑल इंडिया लेवल पे, फिर उनका इंटरव्यू होता है, ऐसे जजों के अपॉइंटमेंट के लिए IGS होगा, इंडियन जुडिशियल सर्विस। उसी सेम आर्टिकल में उसका प्रोविजन, आर्टिकल 312 में उसका प्रोविजन। लेकिन चूंकि सरकारों को जुडिशरी को कंट्रोल करना था, अपने हिसाब से जजों को अपॉइंट करना था, और कई तो इतिहास में ऐसे लोग हैं जो विधायक थे, उनको एकाएक जज बना दिया, मंत्री थे उनको जज बना दिया, भूतपूर्व मंत्री थे उनको जज बना दिया, कई सारे ऐसे हमारे पास, उनको हाई कोर्ट का जज बना दिया। एक तो ऐसे थे, मंत्री थे, उनको हाई कोर्ट का जज बना दिया, बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। ऐसे कई सारे ऐसे लोग थे। इसीलिए हमने
सरकार ने क्या किया, पूर्ववर्ती सरकारों ने जो आईजीएस का कॉन्सेप्ट था, जो देश में आईजीएस लागू करना था, वो किया ही नहीं, जिससे जुडिशरी उनके हाथ में कंट्रोल में रहे। ये तो बाद में एक पीआईएल हुई, पीआईएल के बाद यहाँ कोलिजियम सिस्टम शुरू हो गया 1992 में। अदरवाइज उसके पहले सरकार ही अपॉइंट करती थी जज, कोलिजियम था नहीं, जजों का सुप्रीम कोर्ट भी कोई जज अपॉइंट नहीं करती, सरकार ही अपॉइंट करती थी अपने अपने तरीके से। अगर हम जाए इसके आगे, थोड़ा और आगे बढ़े, आर्टिकल 351 को देख, 351 ये कहता है कि आर्टिकल 351 वो ये कहता है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करे कि देश के सभी लोगों को हिंदी और संस्कृत पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना आ जाए। बहुत फ्लुएंटली नहीं बोल पाते अलग बात, लेकिन वो बिल्कुल ब्लाइंड नहीं होने चाहिए, बिल्कुल ब्लैंक नहीं होने चाहिए। उनको कम से कम हिंदी पढ़ सके, संस्कृत पढ़ सके, हिंदी और संस्कृत को लिख सके, हिंदी और संस्कृत थोड़ी बहुत बोल सके, हिंदी और संस्कृत समझ सके। ये आर्टिकल 351 की स्पिरिट। लेकिन वोट बैंक पॉलिटिक्स थी, उसमें कई पार्टियां ऐसी थी जिन्होंने उसको अपना एक एजेंडा बना लिया, और वो एजेंडा ऐसा बना कि आज की डेट में संस्कृत, जिसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, इसके संस्कृत के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सरकार की है, हिंदी के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सरकार की है, रीजनल लैंग्वेजेस की भी है। इसमें बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो हर एक राज्य, चूंकि भारत में जितने राज्य बने थे वो भाषा के आधार पर बने थे, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सारे राज्य भाषा के आधार पर बने हैं, तो जो राज्य की एक्टिविटी होगी वो तो वहां पे अपना जो वहां स्टेट की लैंग्वेज है उसको यूज करेंगे, लेकिन एक लैंग्वेज हिंदी जरूर सब लोग पढ़ लेंगे, थोड़ा समझ लेंगे, बोल लेंगे, जिससे कि हिंदी शुड बी बिकम ए कनेक्टिंग लैंग्वेज ऑफ इंडिया। अभी क्या हो रहा है कि इंग्लिश इज द कनेक्टिंग लैंग्वेज ऑफ, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है हिंदी शुड बिकम ए कनेक्टिंग लैंग्वेज ऑफ इंडिया। अनफॉर्चुनेटली उसके बारे में आज तक कुछ हुआ नहीं। इसी तरीके से जो यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए था कि पूरे देश में यूनिफॉर्म एजुकेशन हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। भाई आप ये देखो कि जितने भी एग्जाम है वो कॉमन है, वो आपके नेशनल लेवल के हैं। एनडीए का एग्जाम एक होता है, अब तो क्लैट का एग्जाम जो लॉ का एडमिशन टेस्ट है वो भी एक ही हो रहा है, आईएएस का एक ही एग्जाम होता है, सारे यूपीएससी के एक ही एग्जाम होते हैं, जेई जो इंजीनियरिंग का एग्जाम है वो भी कॉमन हो चुका है, अभी मेडिकल का एग्जाम भी कॉमन हो चुका है, लेकिन वो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि पेपर एक है। मान लीजिए वो पेपर सीबीएसई पैटर्न पे बन रहा है, तो आईसीएसई बोर्ड वालों को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। आईसीएसई बोर्ड का अगर आईसीएसई बोर्ड के पैटर्न पे पेपर बनेगा, सीबीएसई बोर्ड वालों को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। इन दोनों में से किसी को मिलेगा तो स्टेट बोर्ड वालों को बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि सिलेबस मैंने देखा है, यूपी बिहार बिल्कुल डिफरेंट सिलेबस, बंगाल छत्तीसगढ़ को कंपेयर कर लीजिए, बिल्कुल टोटली डिफरेंट सिलेबस, केरल को आप देख लीजिए और इधर आप कर्नाटक का सिलेबस देख लीजिए, बिल्कुल अलग अलग कुछ पढ़ा रहे हैं। तो जिस तरीके से हमारा संविधान ये कहता है कि इसमें एक कॉमन एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, और हो भी सकता है। भाई जैसे हमारा वन नेशन वन टैक्स हो सकता है, अभी वन नेशन वन राशन कार्ड हो सकता है, उसी तरीके से वन नेशन वन एजुकेशन हो सकता है। जैसे आपका जीएसटी काउंसिल है कि वित्त मंत्री उसके प्रेसिडेंट है, चेयर करते हैं, और सारे स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर उसके मेंबर है। ऐसे ही एक एजुकेशन काउंसिल बन सकती है, एचआरडी मिनिस्टर उसके चेयरमैन हो सकते हैं, सारे स्टेट्स के शिक्षा मंत्री उसके मेंबर हो सकते हैं, और एक कॉमन करिकुलम डिजाइन किया जा सकता है। दुनिया के कई देशों में है, चाइना में है, और भी कई सारे देशों में है, वो मुझे लगता है किया जा सकता है। उससे देश की एकता अखंडता मजबूत होगी, आपसी भाईचारा भी बढ़ेगा, ऊंच नीच का भेदभाव कम होगा, अगड़े पिछड़े की भावना कम होगी, गरीब अमीर का जो गरीबी अमीरी का भेदभाव आता है लड़कों में वो कम होगा, और निश्चित रूप से उससे हमारी संस्कृति भी मजबूत होगी। अभी क्या हो रहा है कि जो एक खासतौर पे मदरसे पूरी तरीके से अनरेगुलेटेड है, अनकंट्रोल्ड है, वहां क्या पढ़ाया जा रहा है भगवान जाने क्या पढ़ाया जा रहा है, वहां क्या सिखाया जा रहा है किसी को कुछ नहीं पता, कोई ऑडिट भी नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। तो निश्चित रूप से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कॉमन एजुकेशन सिस्टम, मुझे लगता है कम से कम 16 साल तक के बच्चों के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है और मेरी खुद की भी अपनी यही मानना है, जो मैंने पीआईएल भी यही किया हुआ है कि 16 साल के तक के बच्चों के लिए एजुकेशन सिस्टम कॉमन होना चाहिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।
आप, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप सबको राइट टू फूड, राइट टू स्लीप, राइट टू हाउस, राइट टू शेल्टर, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोविजन है, आर्टिकल 21 बोलते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है सबको घर दे, सबके घर, सबके छत पे, सबके सिर पे एक छत होनी चाहिए, मिनिमम सबके लिए भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, मिनिमम रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। और हमारे इसी कॉन्स्टिट्यूशन में पॉपुलेशन कंट्रोल का भी प्रोविजन है। पॉपुलेशन कंट्रोल का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी है। आप देखिए सब बातों पे चर्चा होती है, सब चीजों पे हुआ, लेकिन हमने जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनाया। हमारा हमारा जो भारत का एरिया है वो चाइना और अमेरिका के कंपेरेटिवली लगभग 1/3 है टोटल, लेकिन जो बच्चा पैदा करने की दर है वो टोटली बहुत, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अमेरिका में पर डे 11,000 बच्चे पैदा होते हैं, भारत में पर डे 70,000 बच्चे पैदा होते हैं, जबकि अमेरिका का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 3 गुना है। चाइना में पर डे 42,000 43,000 बच्चे पैदा होते हैं, भारत में पर डे 70,000 बच्चे पैदा होते हैं, जबकि भारत, जो चाइना का क्षेत्रफल है, भारत का लगभग 3 गुना है। अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया होता, यानी जब चाइना ने 1950 में अपना पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम बनाया, उसी समय 1950 में हमने भी बना दिया होता, तो शायद आज हमारी जनसंख्या लगभग 100 करोड़ होती। 100 करोड़ होती तो ये जो 50 करोड़ एक्स्ट्रा हो गए हैं, इसका बर्डन बहुत कम होता। आज की डेट में शायद हम गरीबी से लड़ नहीं रहे होते, हम गरीबी से बाहर निकल चुके होते, हम पूरी तरीके से एकदम आत्मनिर्भर बन चुके होते। ये जो कुपोषण की समस्या है, क्राउड की समस्या है, दुनिया भर की और समस्या है, क्राइम की समस्या है, शायद इससे बाहर निकल गए हो। लेकिन जानबूझ के हमने वो किया नहीं, कानून बनाया नहीं। एक बार 75 में एफर्ट भी किया तो वो एफर्ट ऐसे ही अपने मन मतलब उसमें कोई ठीक से तरीका नहीं अपनाया, इसलिए वो बैकफायर कर गया। अगर हमने चाइना के साथ कानून बना के इसको किया होता 1950 में, शायद आज की डेट में हम भी एक महाशक्ति होते। ये जो समस्याएं थी, गरीबी, कुपोषण, भुखमरी, बेरोजगारी, ये शायद इससे हम बाहर आ चुके हो, हमने वो नहीं बनाया। सिमिलरली आप, इसी में हमारे में बहुत स्पष्ट प्रोविजन है कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन केवल भारत के लोगों के लिए, बाहर के लोगों के लिए नहीं। लेकिन इसके खिलाफ हमने क्या किया कि लगातार बांग्लादेशी को यहाँ सिटीजनशिप देते गए, उनको एक्सेप्ट करते गए, आते गए, बाद में रोहिंग्या भी आते गए, और अभी तो लगभग भारत में 5 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी हो चुके हैं। पीआईएल मेरी उसमें सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, सुनवाई इसलिए नहीं हो पाई कि अब तो लॉकडाउन हो गया, इसलिए सुनवाई नहीं हो पा रही है। लेकिन आप जरा सोचिए कि एक प्लान तरीके से भारत की पूरी डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए, भारत में वो अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए, मतलब कोई देश ऐसा नहीं कर सकता, कोई भी दुनिया का देश ऐसा नहीं करेगा जो भारत ने किया, कि 5 करोड़ लोगों को अंदर ले लिया। लगभग 4 करोड़ के आसपास बांग्लादेशी और लगभग 1 करोड़ रोहिंग्या, 60-70 लाख के आसपास रोहिंग्या, ये हमने भारत में ले लिया है। ये जो है अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत दुखद है। और मुझे इतनी बात कहनी थी, बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपके पास कुछ सवाल है, आप लोगों में जो लोग बात पूछना चाहें वो पूछें, हम लोग फिर उस पर आगे। जी अश्विनी जी, धन्यवाद इस इंफॉर्मेशन के लिए। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इंटरनेट पे सर्च करते हैं, हम देखते हैं डेड आर्टिकल्स या फिर जो चेंजेस हुए, अमेंडमेंट्स हुई है, तो ये काफ़ी क्लिष्ट होता है, और एक कॉमन जो सिटीजन है जिनका बैकग्राउंड लॉ का नहीं है, उनको समझने के लिए काफ़ी दिक्कत आती है। लेकिन जिस सरल तरीके से आज आपने ये सारी चीज़ें हमें बताई है, एक्सप्लेन की है, आई थिंक ये पहली बार है कि इतनी अच्छे से हमें ये समझ में आ रहा है कि ये डेड आर्टिकल्स क्या है और क्यों इन्हें इंक्लूड नहीं किया गया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी इसके लिए। और जो आपने बताया कॉमन ग्राउंड्स फॉर लैंग्वेज, जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, डेफिनेशन फॉर द माइनॉरिटी, जो आपने सेक्युलरिज्म के बारे में बताया, जो चेंज हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 के बाद, ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो मुझे लगता है हमारे ऑडियंस में से काफ़ी लोगों को, मुझे भी ये पता नहीं थी। उसी के बारे में आपने बताया पॉपुलेशन कंट्रोल का इम्पोर्टेंस इस बिल का जो हमें लाना चाहिए, जिसके बारे में मैं काफ़ी श्योर हूँ कि हमारी मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स उसमें सहमत रहेंगे। तो फिर से एक बार धन्यवाद इस इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन का। हमारे पास जो हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं अश्विनी जी,
उसमें से पहला क्वेश्चन जो अनंत जी ने भेजा है, अनंत जी पूछ रहे हैं कि आज जो हम सेक्युलरिज्म पे डिबेट करते हैं, तो क्या भारत सेक्युलर है, और अगर है तो मजहब के आधार पे विभाजन क्यों? देखिए, आइडियली तो सेकुलर है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है तो सेकुलर है, लेकिन एक्चुअल में ये सेकुलर नहीं, क्योंकि सेकुलर देश में ऐसा नहीं होता कि माइनॉरिटी के राइट ज्यादा हो, मेजॉरिटी के राइट कम हो। सेकुलरिज्म का मतलब ही हो जहां पे जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र का भेदभाव ना हो, जहां सबको अपने अपने मजहब को फॉलो करने की आजादी हो, लेकिन दूसरों को कन्वर्ट करने की आजादी ना हो। तो भारत में तो ये, तो मैं तो सोच रहा हूँ ये अगर इसको माइनस में ले जाए, कोई वर्ड ऐसा नहीं है कि जो सेकुलरिज्म का ठीक उल्टा हो जाए। इनफैक्ट ये तो एक तरीके से अपने आप में कम्युनल कंट्री बना हुआ है, जहां सबको अपना, सब लोग अपने अपने मजहब के आधार पे अपना रीति रिवाज अपना सब कंटिन्यू कर रहे हैं। सबके अपने अपने कानून बने हैं, मुस्लिम के लिए मुस्लिम मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन के लिए क्रिश्चियन मैरिज एक्ट चल रहा है। दूसरी बात, जो राइट्स में चेंज कर दिए, और सेकुलर देश में कभी भी मजहब के आधार पे आपके कमीशन नहीं होते। माइनॉरिटी कमीशन बिना डिफाइन किए हुए बना देना, मेरा व्यक्तिगत मत है। आइडियली पेपर में ये है सेकुलर, लेकिन रियलिटी प्रैक्टिकली भारत सेकुलर नहीं है, ये पूरी तरीके से मजहबी देश है। जी अनंत जी, अनंत जी, मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। थैंक यू अश्विनी जी इस जवाब के लिए। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके साथ मैं और कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। जैसे हमने अश्विनी जी का इंट्रोडक्शन दिया था, ही इज़ नोन एज अ PIL मैन ऑफ इंडिया, यानी जो भी हमने बातें सुनी है, जो सीनियर से डिस्कस किए हैं, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हो या फिर बीजेपी हेडक्वार्टर्स में जाते हो, अगर आप वहाँ पर पूछोगे कि आपको उपाध्याय जी से मिलना है, तो शायद एक बार आगे वाला कंफ्यूज हो जाए कि किसके बारे में बात करें। लेकिन अगर आप बोलते हो कि नहीं, मुझे PIL मैन से बोलना है, तो तुरंत वो आपको अश्विनी जी के पास लेके जाएंगे। तो अश्विनी जी, ये PIL जो आप दाखिल कर रहे हो, जो जैसे कि मैंने बोला, काफी उसमें से कानून में परिवर्तित भी हो चुकी है। इसका फायदा हमारी पूरी देश की 130 करोड़ जनता को हो रहा है। तो इसके लिए मैं एक स्पेशली आपको धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि आपने ये जो काम किया, इसका बहुत बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है पूरी जनता को। सो बहुत बहुत ये धन्यवाद उसके लिए। ये जो माइनॉरिटी वाला इश्यू है दिग्विजय जी, इसका ना बहुत कई तरीके से इसमें दिक्कत हो रही है। दिक्कत ये हो रही है, माइनॉरिटी हमने डिफाइन नहीं किया, और माइनॉरिटीज के नाम पे हमने यूनिवर्सिटीज बना दिया। लाइक हमने जामिया मिलिया बना दिया, हमने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बना दिया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी बना दिया, कितनी सारी यूनिवर्सिटी क्रिएट हो चुकी। तो हमने इसलिए इस माइनॉरिटी जो आपका एक्ट है, उसी एक्ट को चैलेंज किया हुआ है। ये एक्ट बिल्कुल बकवास है, ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है। और ये तो लॉकडाउन है, नहीं तो शायद अब तक इसका कुछ न कुछ फैसला भी आ चुका होता। ऑलरेडी ये सब जुडिस है मैटर, और अब देखिए जब कोर्ट खुलती है कोरोना के बाहर, तो इस पर फैसला आएगा, और पूरा 100% मान के चलिए कि अपने पक्ष में आएगा। भारत में या तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी सिस्टम खत्म होगा, अदरवाइज माइनॉरिटी को डिफाइन करना ही पड़ेगा। अदरवाइज ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई 20% पॉपुलेशन है स्टेट में, वो माइनॉरिटी बना हुआ है, 50% पॉपुलेशन है फिर भी माइनॉरिटी बना हुआ है, 90% पॉपुलेशन फिर भी माइनॉरिटी बना हुआ है। और सबसे बड़ा आप जरा देखिए कि एक कम्युनिटी हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू कहला रही है, और आपने उसको माइनॉरिटी बना दिया। मैंने आपको एग्जांपल दिया सिख का, सिख हिंदू मैरिज एक्ट में कवर होते हैं, बौद्ध में हिंदू मैरिज एक्ट में कवर होते हैं, जैन हिंदू मैरिज एक्ट में कवर होते हैं, लेकिन उनको आपने डिवाइड करके माइनॉरिटी बना दिया। ये इसका कुछ न कुछ जल्दी फैसला है। जी जी एक जी पॉपुलेशन जी। जी अश्विनी जी, धन्यवाद। हमारा अगला सवाल आ रहा है श्री रत्नेश मिश्रा जी से। रत्नेश जी पूछते हैं, आई हैव क्वेश्चंस रिलेटेड टू कन्वर्जन, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड गो हत्या। तो इस पे आप कुछ लाइट डालना चाहेंगे क्या अश्विनी जी? देखिए, कन्वर्जन की PIL मैंने किया था, और कन्वर्जन बहुत तेजी के साथ हो रहा है। पहले कन्वर्जन नॉर्थ ईस्ट में हो रहा था, नॉर्थ ईस्ट में कन्वर्जन सेचुरेट हो चुका है, वहां कोई बचा नहीं है। 2%, 3%, 5% वही बचे हैं जो बिल्कुल कन्वर्ट होने के लिए तैयार नहीं है। तो अब जो ये मिशनरीज है, इन्होंने अब दूसरा एरिया चुन लिया है। उदाहरण के लिए यूपी को, इवन पंजाब में कन्वर्जन शुरू हो चुका है। आपके महाराष्ट्र का जो वाला एरिया है आपका, ये जो जहाँ ट्राइब्स रहते हैं, इधर क्या बोलते हैं, जो पहाड़ी वाला एरिया, गढ़चिरौली, वहां उन्होंने, गढ़चिरौली। हाँ हाँ,
गढ़चिरौली, चंद्रपुर गढ़चिरौली, ओके। हाँ, वहां पे शुरू हो चुका है। इसी तरीके आपके आंध्रा तो लगभग एक पर्टिकुलर एरिया निकल चुका है, वहां ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अब वो नए नए एरियाज में जा रहे हैं। इसलिए हमको कोर्ट ने बोला हम कानून कैसे बनाए, तो कोर्ट ने ये बोला कि आप अपने इस पिटीशन को सरकार के पास ले जाओ। हमने सरकार को दिया हुआ है, 3 महीने का इंतजार कर रहा हूँ। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि स्टेट लॉ नहीं, इस पे एक सेंट्रल एक्ट की जरूरत है, और जो मैं प्रयास कर सकता हूँ वो कर भी रहा हूँ। लोगों से मिल रहा हूँ, सांसदों से भी मिल रहा हूँ। भगवान चाहेंगे तो कुछ न कुछ अच्छा आएगा। दूसरा उनका सवाल था रत्नेश जी का पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन कंट्रोल की मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। 10 जनवरी को नोटिस इशू हुआ था। इनफैक्ट अभी 4 दिन पहले ही 13 जुलाई को ये मैटर फिर से लगा हुआ था। हियरिंग नहीं हो पाई है, सरकार ने 4 हफ्ते का टाइम मांगा हुआ है। अगली सुनवाई 14 अगस्त को है पॉपुलेशन कंट्रोल की, और 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर को चूंकि भाषण भी देना होगा लाल किले से, इसलिए मैं आशा करता हूं कि इस बार वो लाल किले से कुछ न कुछ इस पे जरूर कुछ कंक्रीट बोलेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में 14 अगस्त को सुनवाई फिर से। जी जी, धन्यवाद अश्विनी जी। रत्नेश जी आगे ये बोल रहे हैं कि आज देश के हर कोने में रिलीजन कन्वर्जन हो रहा है, चाहे मुस्लिम्स हो या क्रिश्चियन, इधर फोर्सफुली या फिर लालच देकर। हालात ये है कि कई स्टेट में स्पेसिफिक रिलीजन्स मेजॉरिटी एंड हिंदू माइनॉरिटी में है, एंड स्टिल हिंदूज डोंट गेट एनी बेनिफिट देयर। क्वेश्चन इज, हम कन्वर्जन को कैसे बंद कर सकते हैं नेशन वाइड, एंड जहाँ हिंदू माइनॉरिटी है वहाँ उन्हें माइनॉरिटी का दर्जा कैसे दे सकते हैं? आपने ऑलरेडी इसका कुछ हद तक जवाब दे दिया है अश्विनी जी। आप जो माइनॉरिटी का इनफैक्ट हमारा तो ये कहना है, जो अपने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, कि भारत जब सेकुलर देश है तो यहाँ माइनॉरिटी मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट चल क्यों रहा है? आप माइनॉरिटी कमीशन खत्म करो, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री खत्म करो, सब आप गरीब के आधार पे आप ऑलरेडी हमारे पास गरीब कौन है उसकी डिफिनीशन है। तो जो आदमी गरीब है उसको गरीबी के आधार पे आप उसको जो बेनिफिट देना चाहो दो, लेकिन उसको माइनॉरिटी के आधार पर कोई बेनिफिट मत दो। हमारा तो ये कहना है माइनॉरिटी मेजॉरिटी खत्म होना चाहिए। जो उनका दूसरा कहना था जो कन्वर्जन का, देखिए कन्वर्जन 2 तरीके से खत्म होगा। देखिए अगर हम अपने इसमें सारे लोग इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग फेसबुक पे भी जुड़े हुए हैं, भारत की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, 2 ही प्रॉब्लम है। अगर हम भारत के सारे प्रॉब्लम्स की रूट का एनालिसिस करें, कन्वर्जन की करें, जिहाद की करें, चाहे वो मजार जिहाद है, चाहे वो आपका दरगाह जिहाद है, चाहे वो चरमपंथ है, चाहे मदरसा जिहाद है, चाहे वो धर्मांतरण है, चाहे चर्च माफिया जो काम कर रहे हैं, सबका अगर हम जाके रूट काज पे जाएं तो हमारे देश की जो टोटल सभी प्रॉब्लम्स की रूट काज है वो 2 ही है। एक है करप्शन, दूसरा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जितने भी इलीगल एक्टिविटीज होते हैं ये सारे के सारे ब्लैक मनी से होते हैं, सारे के सारे हवाला के जरिए होते हैं। केवल कानून बनाने से ही धर्मांतरण खत्म नहीं होगा, कठोर कानून तो चाहिए, लेकिन हमें सबसे पहले जो हमने फेरा बनाया हुआ है, जो विदेश से चंदा लेने वाला फेरा एक कानून है, आप लोगों को पता ही होगा, फेरा बना हुआ है जो फॉरेन से डोनेशन लेने, वो फेरा कानून खत्म होगा। वो फेरा एक तरीके से वो पूरी तरीके से ब्लैक मनी को व्हाइट करने का जरिया बन चुका है। दूसरा, भारत में हमें हवाला मनी लॉन्ड्रिंग खत्म करना पड़ेगा। सारे अवैध काम, खासतौर पे सनातन संस्कृति को 2 ही चीज से खतरा है, एक करप्शन से खतरा है, एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से खतरा है। तो एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन चाहिए, एंटी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कानून तो चाहिए, लेकिन करप्शन को कंट्रोल करने के लिए भी, और उसका यही तरीका है, मैं तो बार बार कहता हूँ, करप्शन को खत्म करना है तो सबसे पहले 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा। ये 100 रुपए से बड़ी नोट है, ये सबसे बड़ा ये करप्शन का जरिया बन चुका है। इसी तरीके से डिजिटल ट्रांजेक्शन शुरू करना पड़ेगा। आपको 50,000 से महंगी संपत्ति को आपको आधार से लिंक करना पड़ेगा, क्योंकि सारा का सारा बेनामी ट्रांजेक्शन यही हो रहा है। और चाहे आपके कश्मीर के अलगाववादी हैं, चाहे वो पत्थरबाज है, चाहे आपके माओवादी हैं, चाहे वो नक्सली है, चाहे चर्च माफिया है, चाहे मजार माफिया है, चाहे दरगाह माफिया है, इन सबके पास फॉरेन फंडिंग हो रही है, तगड़ी फंडिंग हो रही है। इस सारे के सारे अरबपति हैं। जितना वहां से माल आता है उसका 50% भारत में खर्च करते हैं, 50% अपने घर में रख लेते हैं। इसलिए मेरा यही कहना है कि ये जो कारोबार है उसको खत्म करने के लिए दोबारा फिर से डिमोनेटाइजेशन करना पड़ेगा। 100 रुपए से बड़ी सारी करेंसी बंद करनी पड़ेगी। जी अश्विनी जी, और मुझे लगता है आपने इसी के बारे में पीआईएल भी फाइल की है कि 100 रुपए के ऊपर की पूरी करेंसी बंद होनी चाहिए। अगर 5,000 रुपए के ऊपर का कोई भी ट्रांजेक्शन है तो कैश में नहीं होना चाहिए, और 50,000 रुपए के अगर ऊपर की कोई भी प्रॉपर्टी एसेट है
तो आधार से लिंक होनी चाहिए। मुझे लगता है हाँ ये हो जाएगा तो हम करप्शन को काफी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। वही नहीं, सही है। इससे इससे धर्मांतरण कम होगा, इससे क्राइम कम होगा, इससे जिहाद कम होगा, इससे पत्थरबाजी रुकेगी, इससे कश्मीर का अलगाववाद रुकेगा, इससे नक्सलवाद खत्म होगा, इससे माओवाद खत्म होगा, इससे जो भारत में बुद्धिजीवी बैठे हैं जिनको फॉरेन से फंडिंग होती है और बुद्धिजीवी बार बार लेख लिखते हैं, उनका लेख लिखना, जितने लेख लिखने वाले हैं भारत में, इन सब के बड़े बड़े दिल्ली में, फरीदाबाद में, एनसीआर में फार्म हाउस बने हुए। जिस दिन इनकी आधार से लिंक हो जाएगा, अपने आप बाहर एक्सपोज हो जाएंगे कि इनके पास आया कैसे, क्योंकि ये तो पत्रकार थे, काम 50,000 रुपए की नौकरी में 200 करोड़ का फार्म हाउस कहाँ है, 200 करोड़ रुपए का फार्म हाउस खरीद के बैठे हुए। तो नेचुरल सी बात है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आधार से लिंकिंग बहुत जरूरी है। जी जी अश्विनी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे लगता है डीमोनेटाइजेशन के बाद में हमने ये इफेक्ट्स देखे भी थे कि ये सारी एक्टिविटीज कुछ महीनों के लिए एकदम कम हो गई थी। तो बिल्कुल वहां पे हम बिल्कुल। देख पाए थे कि फंडिंग पैसा और ये डायरेक्टली रिलेटेड है, दिस इज नॉट कमिंग आउट ऑफ द एनी अदर थिंग। तो दर्शकों से कई सवाल आ रहे हैं अश्विनी जी। उसके पहले मैं एक और चीज दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि पहले हम अश्विनी जी को जानते थे उनके इंटरव्यूज के जरिए, उनके वीडियोस के जरिए, जो पेपर में आर्टिकल आते हैं, ब्लॉग्स है, फेसबुक पेज है और मीडिया इसके बारे में। और हमेशा जब हमने पहली बार अश्विनी से बात की, हमें लगा था कि अश्विनी जी यानी एक नो डाउट इज अ वेरी डेडिकेटेड पर्सन, वेरी नॉलेजेबल और शायद उतने सीरियस होंगे। लेकिन जब हमने बात की तो हमने देखा कि अश्विनी जी एक एकदम जॉली पर्सन है, जो इतनी सारा प्रेशर होते हुए भी, इतनी सारी चीजें, इतना ज्यादा लोड होते हुए भी बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। जिस तरह से उन्होंने हमें कंफर्टेबल किया इस पूरे विषय के बारे में, जिस तरह से सपोर्ट किया, वो एक बहुत ही सुखद अनुभव था हमारे लिए। तो अश्विनी जी का ये रूप देखना हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी, बहुत एक हैप्पीनेस और सुख देने वाली बात थी। थैंक यू फॉर ऑल दैट सपोर्ट अश्विनी जी। तो अभी अश्विनी जी मैं आगे बढ़ता हूँ अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल पूछा है शौर्य जी ने। शौर्य जी कहते हैं, विथ नो इक्वालिटी, नो सिक्योरिटी, नो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, Nehruvian secularism, including extra safeguards for minorities, what is the incentive for Hindus to follow the Constitution of India? एक बार सवाल किसका था ये शौर्य जी का सवाल है। अच्छा, शौर्य जी का सवाल, एक बार सवाल फिर से रिपीट करें जरा, फिर से। हाँ जी, बने शौर्य जी बोल रहे हैं कि विथ नो इक्वालिटी, नो सिक्योरिटी, नो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, Nehruvian secularism, including extra safeguards for minorities, what is the incentive for Hindus to follow the Constitution of India? शौर्य जी, मैंने ये शुरुआत में कहा था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भारत इकलौता देश है शौर्य जी जहाँ पे मेजॉरिटी इक्वल राइट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग कहते हैं समान शिक्षा लागू करो, हम कहते हैं समान संहिता लागू करो, हम कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ, हम कहते हैं घुसपैठ बंद करो। तो सारा काम हमारे उस पे आ चुका है। जहां तक इंसेंटिव की बात है, हमारी संस्कृति बची रहेगी तो यही सब बड़ा इंसेंटिव है। मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति बची रहे, जो हमें पुरखों से मिली है उसको हम कंटिन्यू कर पाए, यही बहुत बड़ी बात है। और आप जैसे लोग इस तरीके से कम से कम जागरण करते रहेंगे और हमें सहयोग देते रहे तो हम लोग लड़ाई करते रहेंगे, रुकेगा, सब ठीक होगा। कहाँ बच रही है सर संस्कृति? थोड़ी ना कोई बच रही है हमारी। कावड़ियों पर पत्थर खुले में मारा जाता है। और यूपी से तो कोई रिपोर्ट आया था कि हम लोगों ने कौन सा, हाँ, माता जी के कोई ये जा रही थी तो नमाज इससे किससे, हाँ, होली खेली जा रही थी तो मस्जिद से पत्थर मारे जा रहे थे। हाँ हाँ, अब ये हो गया बंगाल में सरस्वती माँ की पूजा बंद करवा दी। जी जी, कलकत्ता में हमारे महाराष्ट्र में दही हांडी खेलने पर 20 फुट से ज्यादा की क्या कहते हैं, गोविंदास की हाइट कम कर दी। कहाँ बची रही है संस्कृति? क्या इंसेंटिव रह गया हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करने का? मतलब मार भी हम ही खाते रहे, टैक्स भी हम ही देते रहे, जिहादियों को हम ही झेले, कन्वर्जन्स भी हमारे ही हो, ऊपर से इंटॉलरेंट भी हम ही कहलाएं। नहीं, कोई एक तो कोई इंसेंटिव होना चाहिए ना। आपने कहा संस्कृति बची रहनी चाहिए, कहाँ बच रही है संस्कृति? हाँ, मैं आपको देखिए शौर्य जी, जो कुछ हुआ है पिछले, मैंने आपको तो शुरुआत में कहा कि जिस तरीके से सनातन धर्म को तोड़ने की कोशिश किया,
जाति के आधार पे तोड़ा, तोड़ते 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 पूरी तरीके से तोड़ दिया। SC ST ओबीसी वर्सेस फला फला फला। हिस्ट्री में ऐसे पढ़ाया ऐसे लगता है कि यहाँ पे पिछड़ों के साथ जो कुछ हुआ या SC ST के साथ जो कुछ किया वो सब अग्रहों ने किया, जबकि सच्चाई है हमारे देश में तो ऐसा सिस्टम ही नहीं था। हमारे देश में अगर जाति व्यवस्था होती तो विश्वामित्र और दशरथ एक ही परिवार के, दशरथ क्षत्रिय कहलाए और विश्वामित्र ब्राह्मण कहलाए। हमारे तो इतिहास में ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहां पे एक ही माँ के दो बच्चे, एक शूद्र कहलाया, एक वैश्य कहलाया, एक ब्राह्मण कहलाया, एक क्षत्रिय कहलाया, एक ब्राह्मण कहलाया, एक शूद्र कहलाया। ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल है। और हमारी मनुस्मृति में तो बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि जन्म से सब लोग शूद्र होते हैं, कर्मों के द्वारा शूद्र से ऊपर कोई वैश्य बन जाता है, कोई ब्राह्मण बन जाता है, कोई क्षत्रिय बन जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें, लेकिन जिसको डिस्टॉर्ट किया गया, इसको तोड़ के रख दिया गया, तो अब तो जो तोड़ा जा चुका है उसको दोबारा रीबिल्डिंग शुरू हो चुकी है, रिपेयरिंग शुरू हो गई है। अभी देखिए भगवान राम का मंदिर भी बनने जा रहा है। अभी हमारे देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हस्तिनापुर जो मेरठ में है उसको हमने एक नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया है। अब वो नेशनल हेरिटेज बनने जा रहा है। चित्रकूट वर्ल्ड के मैप पे आ रहा है, उसको सरकार ने टेक ओवर लिया है। आर्टिकल 49 में ये प्रोविजन था कि देश की जितनी भी ऐसी चीजें हैं उनको टॉप पे लाया जाए। अनफॉर्चुनेटली उसको नहीं लाया गया। अब सरकार ने शुरू किया, हस्तिनापुर को भी डिक्लेयर कर दिया, चित्रकूट को भी डिक्लेयर कर दिया, और भी साउथ में एक दो जगह है वहां भी डिक्लेयर किया है। तो मुझे लगता है प्रोसेस शुरू हो चुका है। सबका सहयोग बना रहेगा। मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं और मैं समझ रहा हूँ आपके अंदर कितना गुस्सा है उस चीज को लेकर, लेकिन उसको बनाना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं। हम लोग कहाँ से सब लोग जा तो नहीं सकते, नहीं है, यहीं रुकना पड़ेगा, यहीं ठीक करना पड़ेगा, यहीं उसको दोबारा फिर से रीबिल्ड करना पड़ेगा। जी धन्यवाद उस हमें अच्छे से उसका जवाब देने के लिए, और आपके सवाल के लिए भी धन्यवाद शौर्य जी। तो अभी समय को ध्यान में रखते हुए अश्विनी जी, हम एक आखिरी सवाल लेते हैं। ये सवाल हमें लगभग हमारे 3 से 4 ऑडियंस में से पूछा गया है, और इट्स अ सिमिलर क्वेश्चन। तो मैं एक ही बार में मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। ये सवाल है श्वेता उपाध्याय जी का, ये सवाल है रत्नेश जी का, ये सवाल है विक्रांत सिंह जो ह्यूस्टन में उनका, ये सवाल है अनुदीप शेट्टी और कृष्णा चिटिकेश्वर जो कनाडा से जुड़े उनका। ये सभी लोग पूछ रहे हैं कि हम ये जो टेम्पलेट है, ये जो हम आज आप बता रहे हो कि ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का टेम्पलेट है और उसमें डेट आर्टिकल्स है। As Indian citizen, what can we do about all this? How can we contribute our bit? हमने अभी काफी सवाल देख लिए, इश्यूज देख लिए, बट एज अ सिटीजन हमारे साइड से हम इसमें क्या कर सकते हैं अश्विनी जी? मुझे इस सवाल का इंतजार था दिग्विजय जी। मैं सोच रहा था कि कोई ऐसे पूछ क्यों नहीं रहा। जी काफी व्यूअर्स ये सवाल पूछ रहे हैं। मैं ये सोच रहा था कि इतनी देर कोई पूछ क्यों नहीं रहा है। अच्छा हुआ, मैं सबको थैंक यू कहता हूँ जितने भी आप जो लोग सवाल पूछे हैं। देखिए आज की डेट में इंफॉर्मेशन इज द बिगेस्ट पावर। आप लोग क्या कर सकते हैं, एक तरीका तो ये हो सकता है कि जैसे मैं पर डे कुछ न कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अपने पेज पे लिखता हूँ, तो आप हमारे साथ फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, और उसको 10 लोग अगर एक व्यक्ति उसी एक इंफॉर्मेशन को 10 आगे 10 लोगों तक पहुंचा दे, वो 10 भी 10 पहुंचा दे। केवल एक काम करिए कि आप उसी इंफॉर्मेशन को 10 तक पहुंचाए, एक मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा। ऐसे लगना चाहिए। आदमी ट्विटर खोले, आदमी फेसबुक खोले, आदमी कुछ भी खोले तो लगे करे भारत में ये हो क्या रहा है, लोग चाहते क्या है। वो क्या रहा है कि चूंकि अवेयरनेस नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है, उसमें लिखा नहीं जा रहा है, तो जो 2-4 लोग बोलते हैं वो माइनॉरिटी में हो जाते हैं। ऐसे लगता है तो माइनॉरिटी में है भाई, ठीक है, मैं तो माइनॉरिटी की बात को सुनता नहीं है भाई। भारत में कहने को लोकतंत्र है दिग्विजय जी, लेकिन वास्तव में भारत में भीड़ तंत्र है। आपके पास बहुत अच्छा कोई आइडिया हो, बहुत नोबल आइडिया हो, जिससे बहुत लोगों का कल्याण भी हो सकता हो, लेकिन भीड़ नहीं है, तो आप अकेले बोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास क्राउड है, आप किसी गलत काम के लिए भी चक्का जाम कर दो, सड़क जाम कर दो, तो आपकी बात सुन ली जाएगी। यहाँ भीड़ तंत्र तो है ही है, आज से नहीं है, काफी पहले से ही भीड़ तंत्र है यहाँ। तो मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कहता हूँ आप भीड़ तंत्र क्रिएट करिए, मैं ये कहता हूँ कि आप सब लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं, अपने अपने प्लेटफॉर्म पे
सोशल मीडिया के जरिए, जहां जिससे बात कर सके उससे बात करके, ये भी आप लोग कर सकते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, हर एक व्यक्ति एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर ले और जो भी इंफॉर्मेशन है कम से कम उतने लोग तक पहुंचा दे। एक चैन अगर बनाई जाए तो मुझे लगता है ग्रेजुअली धीरे 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 इस पे अवेकनिंग शुरू हो जाएगी। और जब ये चर्चा होगी तो कहीं ना कहीं आजकल डेट पे सारी सरकारें सोशल मीडिया मॉनिटर करती हैं, हर सब कुछ देखा जाता है कि चर्चा क्या हो रही है, तो हो जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिलहाल मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूँ, मेरे दिमाग में 4 से 10 चीजें जो हैं वो मैं कोर्ट के द्वारा करने में करा लूंगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन आप सब लोग भी अगर उसको क्रिएट करते जाएंगे फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, मेरा काम बहुत आसान होता है। जी जी अश्विनी जी, जरूर। हम पूरी तरह से सहमत है आपके साथ, और मुझे लगता है हमारे जो व्यूअर्स है वो भी काफी हद तक सहमत है। स्मिता जी बोल रही है कि यंगस्टर्स को मोटिवेशन और देना चाहिए इन पूरी मूवमेंट में हमारे साथ कंट्रीब्यूट करने के लिए। धन्यवाद अश्विनी जी हमारे आखिरी सवाल का जवाब देने के लिए। रत्नेश जी एक दो शब्द बोलना चाहते हैं, तो रत्नेश जी, ओवर टू यू। धन्यवाद दिग्विजय जी। सुनी जी नमस्कार। आई थिंक काफी टाइम से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, आपके पोस्ट और वो सब देखता हूँ एंड इट इंस्पायर अस अ लॉट। जो मेरी समझ है सुनी जी, मैं ये समझना चाहता था आपसे कि बेसिकली देखिए 3 फ्रंट्स में हमारी लड़ाई है। एक तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें हमें जो अमेंडमेंट्स हुए, जो भी इनको मतलब सपोर्ट मिला, उसके अगेंस्ट लड़ना, जिसमें पॉपुलेशन आता है, रिलीजियस कन्वर्जन आता है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, राइट। दूसरा है कि हम हिंदुओं को कैसे जगाएं, मतलब जैसे मैंने ये जो प्रश्न पूछा आपसे, राइट, कि जहाँ पे हिंदू माइनॉरिटीज हैं हम वहां पे उनको माइनॉरिटी का दर्जा क्यों नहीं दिला पा रहे। द मोमेंट हम उन्हें माइनॉरिटी का दर्जा दिलाएंगे शायद उनके अंदर एक अवेयरनेस आएगी, यार हम माइनॉरिटी हो गए इस स्टेट में, समझ रहे हैं आप। तो उनके अंदर शायद एक अंदर से एक आत्मा जागेगी कि भाई हम जिस तरीके से हर चीज को लीनियंटली लेते जा रहे हैं, दिस इज टाइम टू वेक अप, राइट। और तीसरा चीज ये कि जैसे अभी कैसा हो रहा है ना कि हम पीपल आर स्कैटर्ड, मतलब कुछ भी हमारे पास ऐसा नहीं है कि जैसे एक जो आपने बोला ना कि वीडियोस और वो सब शेयर करिए, तो हम जैसे अभी मैं अनंत भाई से बात कर रहा था, एक अगर आप भी जानते होंगे एक ट्विटर अकाउंट है नो कन्वर्जन, राइट। तो ये आई मीन ही और शी, उनकी जो वीडियोस होते हैं ना, दे आर लाइक, वो देख के लोग समझते हैं यार क्या सीरियसली बहुत बहुत फैंटास्टिक काम कर रहे हैं जो नो कन्वर्जन चला रहे हैं। रियली मैं तो उनको, मेरे पास शब्द नहीं है उनको धन्यवाद देने के लिए। बहुत फैंटास्टिक काम कर रहे हैं। कई बार तो मैं उनको फॉलो भी करता हूँ, मैं देखता भी रहता हूँ। उनको हम कैसे, कई बार उनके वीडियोस मेरे काम आते हैं, उसको मैं किसी उसको रिस्पेक्टेड सीएम को या उनको भी टैग करके उसको करता रहता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा। करेक्ट। तो उनको हम कैसे चैनलाइज कर सकते हैं, उनको कैसे अपने साथ ला सकते हैं, उनके वीडियोस कैसे हमको मिल सकता है, हम उन्हें प्रॉपर कैसे जो वीडियोस आते हैं, मे बी ही और शी कैन टैग कि ये नो कन्वर्जन का वीडियो है, और उसके बाद फेसबुक, अभी कैसा होता है हम ट्विटर पे ही बस उनको आरटी कर पाते हैं, राइट। तो उनको शेयर करना, उनको एक ग्रुप से जोड़ना, मतलब मेन स्ट्रीम ग्रुप से जोड़ना, ताकि उनकी वीडियोस और सर्कुलेट हो सके, लोगों के अंदर अवेयरनेस आए। और जो थर्ड फ्रंट है ना, वो है कि जो अभी आई थिंक किसी ने पूछा था, जो यूथ है उसको कैसे मोटिवेट किया जाए। आज के टाइम में यूथ का जो सिचुएशन, अरे ठीक है सब बढ़िया, कुछ नहीं होता, आप लोग बहुत सोचते हो, ऐसा चलता है, मतलब how we can motivate youth to understand the situation is really critical, and they should start thinking about what their culture is, what their tradition is, what their religion is, और उसको कैसे उसके साथ में कैसे स्टैंड कर सकते हैं। तो ये 3 फ्रंट्स मुझे समझ में आते हैं, अगर हम इस पे, और हम आपको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं इसके लिए। आपको हमसे, मतलब अपार्ट फ्रॉम शेयरिंग योर फेसबुक स्टफ, ट्विटर, इज देयर एनीथिंग एल्स यू सी कि हम आपको मतलब और किसी तरीके से सपोर्ट कर सके, ताकि हम यूनाइटली और स्ट्रेंथन हो सके और अच्छा काम कर सके। देखिए मैं तीनों सवालों को, पहला तो आपने बोला वो जो माइनॉरिटी वाला इशू, तो जब से मैंने पीआईएल फाइल किया है तब से मेरे पास नागालैंड से, उधर मणिपुर से, मिजोरम से, जो नॉर्थ ईस्ट से, और लद्दाख से, कश्मीर से, जो कश्मीर में थोड़े बहुत बचे हुए हैं आपके बॉर्डर वाले एरिया पे, वहां से लोगों के फोन भी आते हैं। हालांकि वो डरे हुए हैं, लेकिन अब उनके मन में एक उत्साह है। दूसरी बात, इसका जो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि भारत में जो लोग कभी सोच ही नहीं रहे थे, उनको लगता था भारत में हिंदू मेजोरिटी है, अब जब उनको हमने बताया कि नहीं 9 राज्यों में माइनॉरिटी हो चुके हैं, अब लोगों को थोड़ा सा सेटबैक लगा है। अश्विनी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है।
अश्विनी जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। सभी दर्शकों से निवेदन है कि वो हमारे साथ बने रहे। लगता है कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज अश्विनी जी फेस कर रहे हैं, तो उनकी आवाज़ या उनका वीडियो हमारे तक नहीं पहुंच रहा है, पर कृपया आप बने रहें। दिग्विजय जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी अश्विनी जी, अभी आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ, तो इस PIL का फायदा ये हुआ कि कम से कम लोगों को पता चला है तो अलर्ट हो रहे हैं। दूसरा, आपने कहा कि इसमें किया क्या जाए। देखिए, हर व्यक्ति कुछ न कुछ कर सकता है। मैं ये तो नहीं कह सकता यहाँ से बैठे बैठे कि कौन क्या कर सकता है, लेकिन कुछ लोग हो सकता है कि कम से कम ज्यादा कुछ नहीं तो 1-2 बैनर डिजाइन कर सकते हैं, छोटे छोटे बैनर, क्रिएटिव बैनर डिजाइन कर सकते हैं। आप में जो IT के लोग हैं, कुछ लोग वीडियोज बना सकते हैं, जैसा कि नो कन्वर्जन काम कर रहे हैं। अगर मुझे डायरेक्ट कुछ वीडियो मिलता जाए, तो मेरे फेसबुक पे 2 पेज है, दोनों पेज पे मिला के लगभग 11 लाख लोग हैं। मैं वो वीडियोज को फेसबुक पे भी डालता जाऊंगा पर डे। जैसे मेरे पास आएगा मैं तो उसको शेयर कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत। जी जी, धन्यवाद अश्विनी जी। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस और आंसर्स हम कंक्लूड करते हैं। ऑलरेडी हमारा जो हमने टाइमलाइन दी थी वो क्रॉस हो चुकी है। दर्शकों से और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हमने देखा है कि अश्विनी जी ने काफ़ी 100 से भी ज़्यादा PILs फाइल की है। उन्होंने हमें पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया, कॉमन ग्राउंड्स के बारे में बताया, सोशल पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में बताया। लेकिन एक बात जो शायद आप लोगों को पता नहीं होगी अश्विनी जी के बारे में, कि दिस इज जस्ट नॉट द PIL और वीडियो और द इंटरव्यूज दैट ही इज डूइंग, बट ही इज एक्चुअली वर्किंग ऑन द ग्राउंड, इज मेकिंग हिज हैंड्स डर्टी। ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल हम बोल रहे हैं, तो अश्विनी जी ऑन द ग्राउंड जाके वहाँ पे अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। जो जनता है जिनके पास अवेयरनेस नहीं है, जो जनता है जिनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेस नहीं है, कुछ लोग जो जिनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, उनके पास जाके अश्विनी जी ने काफ़ी चीज़ें जो पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकती है ऐसी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की है, नॉलेज शेयर किया है, अवेयरनेस बढ़ाया है। तो मैं हम देख सकते हैं कि अश्विनी एक परिपूर्ण तरीके से जो भी हो सकता है उनकी तरफ से वो कर रहे हैं। और जो सवाल अभी काफ़ी लोगों ने, रत्नेश जी ने और बाकी भी हमारे व्यूअर्स ने पूछा है कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मुझे लगता है हाँ, हम आपके वीडियोस बाकी सारी चीज़ें शेयर करेंगे और हमारे तरफ से जितना भी अवेयरनेस हम बढ़ा सकते हैं उतना हम जरूर बढ़ाएंगे। तो Ashwini ji, before we conclude this session, any final concluding remarks or any message for our audience that you want to convey here? दिग्विजय, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है अश्विनी जी। हाँ, तो जो लोग जो कर सकते हैं, मैं तो ये कह सकता हूँ कि अगर आप लोग सबके अपने अपने कॉलेजेस हैं, अगर वहां से कुछ टाई अप कर सके, आप लोग जो आपका नेटिव प्लेस है वहां पे अगर कुछ टाई अप कर सके, मैं तो हर जगह जाने के लिए, हर जगह घूमने के लिए, सबसे मिलने के लिए, छोटे छोटे ग्रुप्स में चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। तो अगर आप लोगों में से कोई एक एक व्यक्ति अपने अपने जहां से आप लोग निकले हुए कॉलेज में, वहां पे अगर कुछ वेबिनार या इस तरीके से कुछ प्लान कर सकते हैं, कनेक्ट करने के लिए कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि नेटवर्किंग अच्छी हो सकती है। एक व्यक्ति अगर एक जगह प्लान कर सके, धीरे धीरे 1 to 1, 1 से 2, 2 से 3, 2 3 से 4 ये बढ़ाया जा सकता है। जी अश्विनी जी। अश्विनी जी, अभी आपकी आवाज फिर से कट हो गई है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। कुछ दिक्कत आ रही, बार बार पता नहीं लॉग आउट क्यों हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है शायद। जी, सो हम समझ सकते हैं अश्विनी जी। तो हाँ, अभी और भी हमारे, जी अश्विनी जी जी बोले दिग्विजय, मैं सुन रहा हूँ। हमारे व्यूअर्स से अगर और किसी को कुछ सवाल है अश्विनी जी अश्विनी जी से कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर उनके मूवमेंट में आपको कंट्रीब्यूट करना है, तो आप अश्विनी जी के फेसबुक पेज पे उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। और विद द परमिशन फ्रॉम अश्विनी जी, मैं आप सबको ये भी बोलना चाहूँगा कि आपके कोई भी क्वेश्चन है, सवाल है, तो आप वहाँ पे पोस्ट कीजिए और अश्विनी जी वहाँ पे आपको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो अश्विनी जी, आज का सेशन मुझे लगता है हमारे लिए बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही असरदार था। आपने बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही सिंपल वे से हमें पूरा मतलब बताया, संविधान इसके बारे में, डेट आर्टिकल्स के बारे में, बाकी सारे भी ग्राउंड से कहा हमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, हमारे साइड से हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी।
भारत मुझे के आप अनुसार लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से बात करके। और दिग्विजय जी आपको, आनंद जी आपको, आपने मुझे मौका दिया, इतने लोगों से जोड़ा। और शौरी जी और आप जिन लोगों ने सवाल पूछा, कम से कम मुझे मौका दिया बात करने का, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग कनेक्ट रहेंगे। इसी तरीके से हम